अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉल्व किया था हमारा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि हम पहले भी एक बार कर चुके हैं सॉल्व, लेकिन वो हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने अराइवल टाइम सबका 0 रखा था सारे प्रोसेसेस का, और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हमने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन आज हम जो सवाल करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, ये पार्ट 2 है उसका। उसमें बेसिकली इस वाले में बेसिकली हमने जो है अराइवल टाइम को अलग अलग रखा है, डिस्टिंक्ट रखा है सारे अराइवल टाइम्स को, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और हम चेक करेंगे कि अगर डिफरेंट अराइवल टाइम पे हमारे पास कोई प्रोसेस आता है तो वो क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे गैंट चार्ट पे और हमारे एल्गोरिथम में। तो यही आज हम चेक करेंगे। बाकी हमारा पूरा जो फॉर्मेट होगा वो सेम रहेगा कि सबसे पहले हमें गैंट चार्ट बनाना है, फिर हमने टेबल फिल करना है। ये हमारे फॉर्मूलाज होंगे जो कि हम हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और जिसकी मदद से हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं सवाल को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास जो है 5 प्रोसेसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसके अराइवल टाइम हमारे पास है 0, 2, 4, 6, 8, और हमारे पास बस टाइम पाँचों का दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो ये कहता है कि जो अराइवल टाइम में सबसे पहले आया है प्रोसेस, उसको सबसे पहले आपने एग्जीक्यूट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराइवल टाइम 0 पे सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास प्रोसेस 1 आया है। तो गैंट चार्ट पे आंखें बंद करके सबसे पहले मैं लिख दूंगा P1। और जब वो 0 से स्टार्ट होगा तो वो कहाँ तक जाएगा कि जितना उसका बर्स्ट टाइम है, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से 0 से चल के 2 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 पे फिर उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया है। अब वो अगले प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अब जब हमें अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हमारा CPU अभी फ़िलहाल 2 पे मौजूद है। अब हमें ये चेक करना होगा हमारी जो अराइवल टाइम प्रोसेसेस की क्यू में कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो 2 पे अराइव हुआ है या उससे पहले अराइव हुआ था। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि P2 यहाँ पर 2 पे अराइव हो चुका था, तो हम यहाँ पे P2 को चला देंगे, क्योंकि और को हम नहीं चला सकते क्योंकि वो अभी तक अराइव हुए ही नहीं है। 4, 6, 8, वो जब हमारा CPU 4, 6, 8 पे पहुँचेगा जब वो प्रोसेस अराइव होंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल P2 का अराइवल टाइम 3 होता तो हम यहाँ पर 2 पे कोई प्रोसेस को चला ही नहीं सकते थे। हम यहाँ पर रख देते हैं आइडल टाइम। हम कहते हैं यहाँ पे इस टाइम पे हमारा CPU आइडल था, उसके पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए, क्योंकि कोई प्रोसेस था ही नहीं जिसको एग्जीक्यूट करता। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास P2 मौजूद है, तो हम P2 को चला देते हैं। और 2 पे जब वो चलेगा, उसका बस टाइम 4 है, तो वो हमारा 2 + 4 6 तक चलेगा। जब वो 2 से चलना स्टार्ट होगा, उसका बस टाइम 4 है, 4 दफ़ा जब वो चलेगा तो वो 6 तक चल जाएगा पूरा। तो इसी के साथ हमें ये पूरी चेन कंटिन्यू करनी है। 4 पे हमारे पास एक अगला प्रोसेस अराइव हुआ है, जो कि हमारे पास है बेसिकली प्रोसेस नंबर 3। तो प्रोसेस नंबर 3 हमारे पास अराइव हुआ है, तो और उसका बस टाइम 6 है, तो 6 + 6 = 12, तो ये 12 तक जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई अराइवल टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा CPU 12 पे मौजूद है, अब आप देख सकते हैं कि 12 पे हमारे पास 2 प्रोसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। P4 भी आ चुका है, P5 भी आ चुका है। अब हमें वो प्रोसेस चलाना होगा जो पहले आया है अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम, जो कि हमारे पास P4 आया था। तो मैं P4 को ही पहले चलाऊंगा, भले उसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है या कम है। तो 12 + 8 = 20। तो इसके साथ हमारे पास आखिरी हमारे पास बचा है P5, तो वो हमारा चलेगा 22, और उसका बस टाइम 10 है, तो ये हमारा 30 तक पूरा चल जाएगा। तो गैंट चार्ट तो हमारा बड़ा आसानी से फिल हो गया है, बिल्कुल सीक्वेंस में हमारा चला है P1 से लेके P5 तक। कोइंसिडेंस था तो, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में ही चला है ये। कभी कभार आपके ज़्यादातर आपके प्रोसेस आगे पीछे ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम। अब हमें इसको देखते हुए टेबल फिल करना है, तो हम टेबल फिल कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम वही हम देखेंगे कि हमारा प्रोसेस कब एंड हुआ था। तो P1 हमारा 2 पे एंड हुआ था, P2 हमारा 6 पे, वो 12 पे, वो 20 पे, और वो 30 पे कंप्लीट हो गया था। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है हमारे पास, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। पहले तो हम सिंपल कंप्लीशन टाइम के इक्वल वाला ही टर्न अराउंड टाइम लिख रहे थे, क्योंकि अराइवल सबका 0 था। अब यहाँ पे अराइवल सबका अलग है, तो यहाँ पर हमें करना होगा इसको इसमें से माइनस। ठीक है, तो पहले वाले का तो 2 इसीलिए आया क्योंकि उसका अराइवल टाइम आप हमारे पास 0 ही है। लेकिन जब हम इसको अब यहाँ पर जो है ड्रैग करेंगे नीचे, तो सबका टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम से डिस्टिंक्ट आएगा, अलग आएगा।
क्योंकि अब आपका कंप्लीशन टाइम P2 का जब आप 6 को 2 से माइनस करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और इसको 12 को 4 से माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब आपके पास दूसरी चीज़ है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो तो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास 0 आ चुका है, और सिंपल हम यही चीज़ नीचे सब पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबका वेटिंग टाइम यहाँ पे मौजूद। तो पहले दो प्रोसेस का वेटिंग टाइम 0 इसलिए है क्योंकि जब प्रोसेस 1 आया था तो उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, हमारा CPU बिल्कुल खाली था, तो हमने उसको फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दिया, और जब वो एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हुआ तो P2 आ गया था। तो P2 को भी वेट नहीं करना पड़ा था, उसको भी हमने फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन P3 को अपनी बारी के लिए 2 मिलीसेकंड का इंतज़ार करना पड़ा था, बिकॉज वो 4 पे अराइव हुआ था, लेकिन हमने उसको CPU दिया 6 पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम पे 2 आ गया है। तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब पहली दफ़ा आपके जो प्रोसेस को CPU मिला है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहली दफ़ा CPU हमारे जो है P1 को कब मिला था, 0 पे ही मिला था, और उसको अराइवल टाइम से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और P2 को हमारा CPU मिला था यहाँ पर 2 पे, और 2 से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। और P3 को पहली दफ़ा CPU 6 पे मिला था, तो 6 को जब हम माइनस करेंगे 4 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और जब 12 को माइनस करेंगे 6 से, और ये आपकी इक्वल आ जाएगा बेसिकली वेटिंग टाइम के बिल्कुल इक्वल। तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम का बिल्कुल इक्वल आया, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव वाला होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब हम हमारा प्रीएम्पशन वाले मेथड्स आएंगे उसमें रिस्पॉन्स टाइम आपका डिपेंड करता है और अलग होता है वेटिंग टाइम से। तो अब हम चलते हैं हमारी कैलकुलेशंस की तरफ, जो कि सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सारे टर्न अराउंड टाइम को हमें आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस करना होगा। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कौन कौन से गिवन है, 2, 4, 8। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 4, 8, 2 + 4 + 8 + 2 हमारे पास और गिवन है 14 और 22, 14 + 22। और अब हमें इसे डिवाइड करना होगा 5 से, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 गिवन है। तो हर एक प्रोसेस का एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम आया है वो आया है 10। अब हमारे को एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो उसको निकालने का भी वही फॉर्मूला है 0, 0, 2, 6, 12, 2 + 6 + 12, और बाकी 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, और डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास एक प्रोसेस का एवरेज वेटिंग आया है 4। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसी तरह निकलेगा, हम सिंपल 4 लिख देते हैं, बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है बिल्कुल इक्वल है वेटिंग टाइम के, तो दोनों का एवरेज भी सेम ही आएगा। थ्रूपुट निकालने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, टोटल बर्स्ट टाइम को टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना है। तो टोटल बर्स्ट टाइम आपके जो है, या तो आप सारे बर्स्ट टाइम को ऐड कर दें, या फिर आप मैक्स कंप्लीशन को देखेंगे तो वो भी आपका टोटल बर्स्ट टाइम ही होता है, जो कि हमारे पास 30 है। तो 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि 5 है, तो आपका 6 इस सवाल का थ्रूपुट आ गया है। अब हमें निकालना है CPU यूटिलाइजेशन, कि आपके CPU ने कितना % काम किया है इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, पूरे एग्जीक्यूशन के दरमियान। वो निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है मैक्स कंप्लीशन टाइम जो कि 30 है माइनस ओवरहेड टोटल। ओवरहेड वो होता है आपका आइडल टाइम होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, आइडल टाइम आ जाता है कभी कभार। तो जितने आइडल टाइम आते हैं वो आपके ओवरहेड कहलाते हैं, लेकिन इस सवाल में हमारे पास एक भी आइडल टाइम नहीं आया है, तो हम यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। डिवाइडेड बाय मैक्स कंप्लीशन मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि ये परसेंटेज में हमें आंसर दे, और ये आया हमारा 100%। क्योंकि गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं कोई हमारे पास यहाँ पे आइडल टाइम नहीं आया था, पूरा CPU हमारा बिजी था काम करने में जब तक सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो गए। तो अब हम निकालते हैं इसकी इनएफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, जब हमारा CPU यूटिलाइजेशन 100% आया तो इनएफिशिएंसी 0 आएगा। इनएफिशिएंसी निकालने का हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड, और ये आइडल टाइम, ये डिवाइड का साइन नहीं है बीच में, ये बेसिकली हमारा इस चीज़ को शो कर रहा है कि या तो ओवरहेड कह लो या तो आइडल टाइम कह लो। तो ये इस चीज़ को है, आप इसको डिवाइड का साइन नहीं समझिएगा। तो टोटल ओवरहेड हमारे पास जो गिवन थे वो थे हमारे पास 0, जो कि हमारा ओवरहेड अभी तक आया ही नहीं है। मैक्स कंप्लीशन हमारा 30 था, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास आ गया 0।
टाइम वेस्टेड भी आपका टोटल ओवरहेड्स आप ऐसी गैंट चार्ट से गिन लेंगे जो कि यहाँ पे 0 थे, तो आपको ओवरहेड्स यहाँ पे पता चल जाता है, जिसे हम टाइम वेस्टेड भी कहते हैं कि आपके सीपीयू ने कितना टाइम वेस्ट किया है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पूरा सवाल ख़त्म होता है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा सवाल था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अराइवल टाइम डिस्टिंग के साथ, और हमारा एक गैंट चार्ट, और फिर ये हमारा फॉर्मूलाज की मदद से कैलकुलेशन। तो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने अराइवल टाइम 0 रख के भी सॉल्व करके देख लिया, और अराइवल टाइम अलग अलग रख के वेरीज जो कि आप डिस्टिंग रख के भी देख लिया कि हमारे सवाल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।